अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम और ये वीडियो है ईरान के नादिर शाह के बारे में। ईरान की वसी तारीख में सैकड़ों अजीम रहनुमा आए हैं, मगर इस सब के बावजूद नादिर शाह को ईरान के अजीम तरीन रहनुमा में शुमार किया जाता है और कुछ लोग इसे ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। नादिर शाह के बारे में जानने से पहले हमें ईरान की तारीख के बारे में जान लेना चाहिए और नादिर शाह के ज़माने में ईरान की सियासत और हालात के बारे में भी जान लेना चाहिए। ईरान की वसी तारीख में बहुत सी अजीम रियासतें आईं, इन्होंने ईरान के ऊपर हुकूमत की और फिर ये ख़त्म हो गई और ईरान की इन अजीम रियासतों ने दुनिया के बहुत बड़े बड़े हिस्सों पर हुकूमतें भी की हैं। आज से तकरीबन 2100 साल पहले ईरान के ऊपर अजीम अखेमनिद एम्पायर ने हुकूमत कायम की, जिसमें ईरान के साइरस द ग्रेट ने ग्रीस से लेके बरे सगीर तक एक बहुत बड़ी रियासत कायम की और ये अपने वक्त की सबसे बड़ी रियासत थी। उसके बाद ईरान के रकबे के ऊपर सिकंदर आज़म या अलेक्जेंडर ने कुछ अरसा तक अपनी हुकूमत कायम की। उसके बाद ईरान के ऊपर सैसनिद एम्पायर, जिसे ससानी कहते हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की। इसके बाद मुसलमानों ने ईरान को फतह किया, जिसके बाद ईरान में इस्लाम आ गया। फिर मंगोलों ने ईरान के ऊपर काफ़ी अरसा तक हुकूमत की और इसके बाद 16वीं सदी में सफ़वी सल्तनत ने ईरान के ऊपर अपनी हुकूमत कायम की और सफ़वी सल्तनत ने ईरान के ऊपर तकरीबन 200 साल हुकूमत की। और सफ़वी सल्तनत ने ईरान की जदीद तारीख में एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया है और सफ़वी सल्तनत की 200 साल की हुकूमत में ईरान इंतहाई पुरअसर, अमीर और ताकतवर बन गया था। ईरान मशरिक से लेकर मगरिब तक तिजारत के तमाम रस्तों को कंट्रोल करता था, जिससे ईरान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था और ईरान अमीर से अमीर हो रहा था और इसकी ताकत में भी इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से ईरान अपनी सकाफत को भी पूरी दुनिया में फैला रहा था। मगर सफ़वी सल्तनत के आखिरी दिनों में सफ़वी सल्तनत के ऊपर मुख्तलिफ दुश्मन हमले कर रहे थे। इनमें कुछ पुराने दुश्मन थे और कुछ नए दुश्मन थे। सफ़वी सल्तनत की उस्मानी सल्तनत के साथ ज़्यादा नहीं बनती थी, तो उस्मानी सल्तनत मगरिब की तरफ से इनके ऊपर हमले कर रहा था। इनकी मुग़ल एम्पायर के साथ भी नहीं बनती थी, तो मुग़ल सल्तनत मशरिक की तरफ से इनके लिए खतरा थी और रूस की नई सल्तनत उभर रही थी, तो वो भी इनके लिए खतरा थी और अफगान खाना बदोश सल्तनतों से भी इन्हें खतरा था। और उस ज़माने में ऐसा लग रहा था कि यह सल्तनत ज़्यादा वक्त तक कायम नहीं रह सकेगी। और इस सब अफरा तफरी में एक रहनुमा पैदा हुआ और वो रहनुमा किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि वो एक आम किसान के घर में पैदा हुआ था। 18वीं सदी के पहले क्वार्टर में सफ़वी सल्तनत के आखिरी दिनों में नादिर शाह सल्तनत के शुमाल मशरकी हिस्सा में एक गरीब और खाना बदोश किसान के घर में पैदा हुआ। जब नादिर शाह 13 साल का था तो इसके वालिद का इंतकाल हो गया, तो नादिर शाह और इसकी माँ बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार हो गए। इसके कुछ अर्सा बाद उज़्बेक डाकू नादिर शाह को गुलाम बना के अपने साथ ले गए। इसी दौरान नादिर शाह की मां का इंतकाल हो गया, मगर नादिर शाह वहां से किसी तरह से फरार होने में कामयाब हो गया और वापस आके गुर्बत की जिंदगी गुजारने लगा। और इस वक्त कोई नादिर शाह को देखता तो वो ये ना सोचता कि ये लड़का आगे जाके ईरान की तारीख के अजीम तरीन रहनुमाओं में शुमार किया जाएगा। मगर कुछ अर्सा बाद ईरान के एक रईस ने नादिर शाह को अपने मैसेंजर के तौर पर रख लिया, तो नादिर शाह ईरान की शाही अदालत और इस रईस के दरमियान पैगामों का तबादला किया करता था और नादिर शाह के साथ एक और मैसेंजर भी हुआ करता था। मगर नादिर शाह ने एक मिशन के ऊपर किसी वजह से दूसरे मैसेंजर का कत्ल कर दिया और जब नादिर शाह को यह लगा कि रईस इस बात के ऊपर नादिर शाह पे गुस्सा करेगा, तो नादिर शाह ने रईस का भी कत्ल कर दिया और इस रईस की बेटी से शादी कर ली और गुलामों को अपने साथ मिला के पहाड़ों में ले गया और उनको डाकू बना दिया। इस ज़माने में सफ़वी सल्तनत को अपनी चारों तरफ से ख़तरा था और दुश्मनों ने सफ़वी सल्तनत को घेरा हुआ था और उस ज़माने के सफ़वी सल्तनत के बादशाह सुल्तान हुसैन से अपनी सल्तनत को संभाला नहीं जा रहा था। मगर सफ़वी सल्तनत को सबसे बड़ा ख़तरा अंदरूनी ख़तरा साबित हुआ जब शुमाल के अफगान कबीलों ने सफ़वी सल्तनत के दारुल हुकूमत पर हमला किया और बादशाह को कैदी बना के अपने साथ ले गए। और उस्मानिया सल्तनत और रूस की सल्तनत ने इस बात से फ़ायदा उठाया और सफ़वी सल्तनत के बहुत बड़े रकबों पर कब्जा कर लिया। तो ये अफगान कबीले जिन्होंने शाह हुसैन को कैदी बना लिया था और अपने साथ ले गए थे, इनकी क़यादत महमूद होतकी कर रहा था और इन्होंने कुछ अर्सा अपनी होतकी सल्तनत भी कायम की। और इस वक्त तक नादिर शाह के डाकुओं का टोला एक छोटी सी आर्मी बन गया था, तो इसने सुल्तान हुसैन के बेटे तहमस्प की मदद करना शुरू कर दी। तो तहमस्प ने नादिर शाह को इसकी काबिलियत की वजह से जल्द ही अपनी फौज का सरबराह बना दिया। तो नादिर शाह ने 1738 में होतकी सल्तनत को शिकस्त दी। इसके बाद बहुत से होतकी सल्तनत के फौजियों ने नादिर शाह की फौज को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद नादिर शाह की क़यादत में ईरान ने उस्मानिया सल्तनत से भी बहुत सा रकबा वापस लिया और नादिर शाह ने रूस के साथ एक डील की, जिसके बाद रूस ने भी ईरान को रकबा वापस कर दिया। मगर कुछ वक्त बाद ईरान के शाह तहमस्प ने उस्मानिया सल्तनत के साथ एक जंग हारी, जिसमें उसने नादिर शाह का वापस लिया हुआ रकबा दोबारा से गवा दिया। तो इसके बाद नादिर शाह ने अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए ईरान के शाह से ज़बरदस्ती उसके छोटे से बेटे को बादशाह बनवा दिया और नादिर शाह ने अपने आप को बादशाह का पर्सनल असिस्टेंट बना दिया। तो यानी कि अब रियासत को नादिर शाह संभाल रहा था और इसके बाद नादिर शाह की फतूहात जारी रहीं।
और इसने 1735 में अपने से कई गुना बड़ी उस्मानिया सल्तनत की फौज को शिकस्त दी और उस्मानिया सल्तनत से अर्मेनिया और जॉर्जिया के रकबे को वापस लिया। और 1738 में नादिर शाह ने ईरान के रईसों और ताकतवर लोगों की एक बहुत ही अजीम महफिल करवाई और इस महफिल के बाद रईसों ने वोट दे के नादिर शाह को सल्तनत का बादशाह बना दिया। 1739 में नादिर शाह ने मुगलिया सल्तनत के खिलाफ जंग शुरू कर दी और इस जंग में नादिर शाह को बहुत बड़ी फतूहात हासिल हुई और नादिर शाह की फौज ने खैबर पास वाले रकबे पे कब्जा कर लिया। 1739 में नादिर शाह ने मुगलों के खिलाफ एक और जंग शुरू की और इस जंग में भी पहली जंग की तरह नादिर शाह की फौज आउट नंबर्ड थी और इस जंग को बैटल ऑफ करनाल कहते हैं। मगर आउट नंबर्ड होने के बावजूद नादिर शाह की फौज ने मुगल सल्तनत की फौज को बहुत बुरी शिकस्त दी और मुगलों के बादशाह मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर हमला किया और दिल्ली में हजारों लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया और इसकी डिमांड ये थी कि मोहम्मद शाह इसे अपना खजाना दे दे। और इसके बाद मोहम्मद शाह ने मुगलिया सल्तनत को बचाने के लिए और कत्लेआम रोकने के लिए मुगलिया सल्तनत के खजाने को नादिर शाह के हवाले कर दिया। ये खजाना उस जमाने का तकरीबन 700 मिलियन रुपया था, यानी ये बहुत बड़ा खजाना था और इस खजाने में कोहिनूर और दरिया नूर जैसे नगीने और मुगलों का मोर तख्त भी शामिल था और इस खजाने को ले जाने वाले घोड़ों और ऊँटों की लाइन कई मीलों तक चलती थी। और नादिर शाह बर सगीर से घोड़ों के ऊपर इतना खजाना लेके गया कि बर सगीर में घोड़ों की कमी हो गई थी। और अब जब इसे मुगलिया सल्तनत का एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया था तो इसने और जंगें शुरू की और इस खजाने से नादिर शाह ने एक बहुत बड़ी नेवी बनाई, जिसके बाद इसने अरबों के, ओमान और बहरीन के ऊपर अपनी हुकूमत बनाई और उनको फतह किया। और नादिर शाह की मुगलों के ऊपर इस इतनी बड़ी फतह के बाद मुगल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, जिस वजह से बहुत सी दूसरी ताकतों ने इसका फ़ायदा उठाया, जिनमें एक अंग्रेज़ भी शामिल थे। मगर अफवाहों के मुताबिक वक्त के साथ साथ नादिर शाह थोड़ा संकी हो गया था और इसे ताकत से प्यार हो गया था और इसे ऐसा लगता था कि हर कोई इसे मारना चाहता है और इसकी हुकूमत के ऊपर कब्जा करना चाहता है। और इसने अपने बेटे को सिर्फ इस वजह से अंधा करवा दिया क्योंकि इसके बेटे के ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने नादिर शाह को असैसिनेट करवाने का एक मंसूबा बनाया है। 1747 में नादिर शाह के अपने सिपाहियों ने इसे असैसिनेट कर दिया और नादिर शाह के जाने के बाद इसकी सल्तनत ज़्यादा वक्त तक कायम ना रह सकी और इसकी दो वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि नादिर शाह ने जंगों के ऊपर इतना पैसा लगाया था कि इसकी रियासत बहुत गरीब हो गई थी और दूसरी वजह यह थी कि नादिर शाह के बाद ईरान का कोई अच्छा रहनुमा नहीं आया। और नादिर शाह के बारे में ये अफवाहें कि जब ये बर सगीर से ख़जाना लेके आ रहा था तो इसने अफगानिस्तान की गारों में बहुत सारा ख़जाना छुपा दिया था और इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो अफगानिस्तान के साथ जंगें की वो भी इस खजाने को तलाश कर रहे थे और अमेरिका की फ़ौजें भी अफगानिस्तान में इसीलिए थी कि वो उस खजाने को तलाश कर सकें। ईरान के नादिर शाह की कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि नादिर शाह एक ऐसा रहनुमा था जो किसी अमीर और ताकतवर घर में पैदा नहीं हुआ था, मगर इसके बावजूद उसने दुनिया की अजीम तरीन फ़ौजों की रहनुमाई की और फतूहात पे फतूहात हासिल की और ज़्यादातर फतूहात किसी मोजज़े से कम नहीं थी और इस वजह से नादिर शाह ने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई। नादिर शाह अपने ज़माने के अजीम तरीन सिपा सलारों में शुमार किया जाता है और लोग इसे मिलिट्री जीनियस कहते हैं। और नादिर शाह की कामयाबियों की वजह यह थी कि उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा जदीद थी और नादिर शाह को नए से नए हथियारों का पता होता था और नादिर शाह को प्लान करना आता था और एक ज़माने में इसने तकरीबन 3,75,000 की फ़ौज की क़यादत की। ये उस ज़माने की दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज थी। और नादिर शाह को नेपोलियन कहना बहुत ज़्यादा गलत होगा क्योंकि फ्रांस के नेपोलियन ने यूरोप के अंदर बहुत छोटे छोटे रकबों के ऊपर फतवाहत हासिल की और नादिर शाह ने बहुत बड़ी बड़ी फ़ौजों और बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतों को शिकस्त दी। तो इसलिए नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन नहीं कहना चाहिए बल्कि नेपोलियन को फ्रांस का नादिर शाह कहना चाहिए। तो आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।